जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ से आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 78। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 6 कवर करेंगे, पढ़ेंगे पेस्टल एनालिसिस। लेकिन उससे पहले चैप्टर 12 के क्वेश्चंस, फिर उसके बाद चैप्टर 6 की तरफ चलेंगे। चैप्टर 12 में कोई प्रॉब्लम, होम असाइनमेंट आपको दी गई थी। होम असाइनमेंट में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैप्टर 12 के क्वेश्चन क्लियर। 6 करें स्टार्ट पे। ओके। चैप्टर 1 से चैप्टर 6 ये चैप्टर्स रिलेट करते हैं पेस्टल एनालिसिस से। पेस्टल एनालिसिस, इससे पहले आपको याद होगा हमने एक एनालिसिस किया है, स्वॉट एनालिसिस। याद है आपको? स्वॉट एनालिसिस में हमने क्या सीखा था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं, उनको लिस्ट डाउन करना। स्वॉट एनालिसिस में भी एक गिवन केस स्टडी होती थी, उसमें डिफरेंट फैक्टर डिस्कस हुए होते थे। हमने वन बाय वन उन फैक्टर्स को पढ़ के पिक करना था और उनकी क्लासिफिकेशन करनी थी। पहली क्लासिफिकेशन होती है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स में। स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल थे, अपॉर्चुनिटी थ्रेट एक्सटर्नल। फिर उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन करनी होती थी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर इंटरनल फैक्टर है और पॉजिटिव है स्ट्रेंथ, इंटरनल फैक्टर्स है और नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को वीकनेस। एक्सटर्नल फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशन को पॉजिटिवली इफेक्ट कर, एक्सटर्नल फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेंजर है, नेगेटिव है, थ्रेट्स। ये था स्वॉट एनालिसिस। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं जो थियरी, वो है पेस्टल एनालिसिस। पहले सिर्फ पेस्ट एनालिसिस होता था किसी ज़माने में, अब एनालिसिस एक्सटेंड हो गया है। एक्सटेंडेड एनालिसिस को पेस्ट नहीं बल्कि पेस्टल एनालिसिस बोलते हैं। तरीकाकार इसमें भी वही है, केस स्टडी का स्टाइल भी वही है, बल्कि कोई भी केस स्टडी आप स्वॉट एनालिसिस वाली पेस्टल के जरिए से भी कर सकते हैं, पेस्टल वाली स्वॉट एनालिसिस के जरिए से भी कर सकते हैं। इसमें भी रेलिवेंट फैक्टर्स होंगे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर रहे होंगे। हमने इसमें भी उन फैक्टर्स की क्लासिफिकेशन ही करनी है। फर्क सिर्फ ये है, स्वॉट एनालिसिस में क्लासिफिकेशन का तरीकाकार कुछ और था, पेस्टल एनालिसिस में क्लासिफिकेशन का तरीकाकार कुछ और होगा। पेस्टल एनालिसिस में हम क्लासिफिकेशन करते हैं नेचर ऑफ फैक्टर की बेस पे, नेचर ऑफ फैक्टर की बेस पे। ये पेस्टल में जो PESTEL है, ये हर अल्फाबेट एक अलग नेचर ऑफ फैक्टर को इंडिकेट कर रहा है। P शो करता है पॉलिटिकल फैक्टर्स को, E शो करता है इकोनॉमिक फैक्टर को, S शो करता है सोशल फैक्टर को, T शो करता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर को, E शो करता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स को, L शो करता है लीगल फैक्टर्स को। ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल। ठीक है, जब ये पेस्ट एनालिसिस हुआ करता था तो लीगल फैक्टर्स पॉलिटिकल फैक्टर्स में आ जाया करते थे, क्योंकि लॉ गवर्नमेंट ही अनाउंस करती है ना, पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो ये है पेस्टल एनालिसिस। इसमें याद रखें, स्वॉट एनालिसिस में और इसमें पहला बड़ा फर्क क्या है, नेचर ऑफ फैक्टर। इसमें हम क्लासिफिकेशन, सिमिलैरिटी क्या है, इसमें भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जो फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे होते हैं वो दिए होते हैं। इस केस स्टडी में भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जो फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे होंगे वो दिए हुए हैं। इसमें हमने फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके क्लासिफिकेशन करनी है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें फैक्टर्स की क्लासिफिकेशन करनी है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल फैक्टर्स। अच्छा, आप नोट कीजिए, वन बाय वन पेस्टल में जितने फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं,
ये सारे फैक्टर्स आपको इंटरनल फैक्टर लग रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर लग रहे हैं या मिक्स? पी इंटरनल है एक्सटर्नल है? इकोनॉमिक एक्सटर्नल है। इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन से हैं? इंटरनल एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर है पर्सनल एनालिसिस में। तो इसका मतलब ये हुआ स्वॉट एनालिसिस में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों को कंसीडर करते हैं। पेस्टल एनालिसिस बेसिकली सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसीडर करने का नाम है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर रहे हैं एक्सटर्नल। पहली चीज ये बात समझ आ गई। इसकी केस स्टडी का स्ट्रक्चर वैसा ही होगा जैसे स्वॉट एनालिसिस का था। स्वॉट एनालिसिस का कैसा था? पैराग्राफ में उसने डिफरेंट फैक्टर्स बताया करता था। ये भी वैसा ही होगा, सिर्फ फैक्टर्स की क्लासिफिकेशन डिफरेंट है। इसमें अमूमी तौर पे जो फैक्टर्स आएंगे वो एक्सटर्नल होंगे, आपने वन बाय वन पिक करना है और PESTEL इस क्लासिफिकेशन के साथ उनको लिंक करना है। डन। अच्छा, इसमें नेचर ऑफ एक्टिविटी। अच्छा एक चीज बताइए, इकोनॉमिक फैक्टर अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन को पॉजिटिव इफेक्ट कर रहा है, स्वॉट एनालिसिस में उसको हम किधर लेके जाते हैं? अपॉर्चुनिटीज। और नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा होता थ्रेट। जैसे कहता है टैक्स रेट कम हो गया, अपॉर्चुनिटी। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, थ्रेट। अगर पेस्टल एनालिसिस कर रहे हो और कहे टैक्स रेट कम हो गया, किधर लिखेंगे? ज्यादा रेलिवेंट ये फैक्टर किस कैटेगरी से है? इकोनॉमिकल फैक्टर, इकोनॉमी को इंडिकेट कर रहा है, उसमें आएगा। और अगर कहे टैक्स रेट डिक्रीज हो गया, वो भी इकोनॉमिक। अगर कहे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया, वो भी। इसका मतलब ये हुआ कि जब पेस्टल में क्लासिफिकेशन कर रहे होंगे, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर इकोनॉमिक फैक्टर में है उसी में क्लासिफाई होगा, सोशल फैक्टर में उसी में क्लासिफाई होगा। यहां पे यानी हर कैटेगरी के अंदर पॉजिटिव फैक्टर्स भी आ रहे होंगे, नेगेटिव फैक्टर्स भी आ रहे होंगे। क्लियर? क्लासिफाई पेस्टल। अच्छा अब आगे सुना। ICAP ने पेस्टल जब आपको एनालिसिस सिखाया तो इसके दो हिस्से किए, एक थ्योरेटिकल थियरी और एक केसेस। थियरी में क्या सिखाया? हर एक फैक्टर को अलग डिटेल से, पॉलिटिकल फैक्टर्स अलग डिटेल में सिखाए, इकोनॉमिक फैक्टर्स अलग डिटेल में सिखाए, सोशल फैक्टर्स अलग डिटेल में सिखाए, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स अलग डिटेल में सिखाए, एनवायरमेंटल फैक्टर्स अलग डिटेल में सिखाए, लीगल फैक्टर्स अलग डिटेल में सिखाए। डिटेल में सिखाए मतलब थ्योरी से रिलेटेड कि लीगल फैक्टर में लॉ कौन कौन से होते हैं वगैरह वगैरह। थ्योरेटिकल पोर्शन, क्योंकि इसमें से ICAP रटे वाला सवाल भी पूछ सकता है। इसमें किसी जगह पे उसने एक चैप्टर में एक फैक्टर को एक्सप्लेन किया, किसी जगह पे एक चैप्टर में दो फैक्टर को एक्सप्लेन किया, और किसी जगह दो चैप्टर्स में एक फैक्टर को एक्सप्लेन किया। पेस्टल एनालिसिस ICAP ने दो हिस्सों में डिवाइड किया, थ्योरेटिकल अलग, केस स्टडी अलग। थ्योरेटिकल में वो रिप्रोडक्शन का रटे वाले सवाल पूछेगा, केस स्टडी में केस स्टडी पूछेगा। थ्योरेटिकल में उसने क्या किया? हर एक फैक्टर को जब उसने डिटेल में डिस्कस किया, किसी सिचुएशन में एक फैक्टर एक चैप्टर, किसी में एक चैप्टर दो फैक्टर, किसी में दो चैप्टर एक फैक्टर। ये उसकी मर्जी है, किसी को उसने ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया, किसी को कम में किया। हमने कहा हमें कोई मसला नहीं है, जितना तुमने एक्सप्लेन किया है हम पढ़ लेंगे।
तो हमारे जो एमएफए की बुक के चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक हैं, 5 चैप्टर्स, ये रिलेट करते हैं पेस्टल एनालिसिस की थ्योरी से। जरा चैप्टर 1 देखिए, इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ये चैप्टर 1 किससे रिलेट करता है? पॉलिटिकल पी से। चले इसके साथ लिख ले पी, शुरू में लिख ले पी, बड़ा पी लिखना, बड़ा पी। दूसरा फैक्टर, दूसरा चैप्टर इकोनॉमिक फैक्टर्स है। देख लें सारे इकोनॉमिक ही है, इसमें कोई और तो मिक्स नहीं हुआ। लिखे फिर ई, इसके साथ लिखे ई। ओ भाई जल्दी ना कर, पहले पढ़ ले। फिर आगे तीसरे चैप्टर पे सोशल एंड, इस एक चैप्टर में 2 डिस्कस हुए हैं, तो लिख दे फिर एस एल, एस बी, एल बी। फिर इसके बाद टेक्नोलॉजी, टी लिख ले इसके साथ। और फिफ्थ ये भी इसको भी टी लिख ले। ये भी है इसके अंदर ही, नहीं नहीं बिजनेस एनवायरनमेंट वही है। हाँ बिजनेस एनवायरनमेंट दिखाए, नहीं नहीं मैं देख लूँ वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं कि उसने वैसे जनरली टर्म यूज किए। कहाँ है बिजनेस एनवायरनमेंट? कहाँ? नहीं नहीं भाई ये वो एनवायरनमेंट नहीं है, एनवायरनमेंट वाला नहीं है। लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या है आपको पता है ना? हर एक्टिविटी हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, इस अर्थ के एनवायरनमेंट को, एनवायरनमेंट से मुराद अर्थ का एनवायरनमेंट, उसको इफेक्ट कर रही है। कुछ एक्टिविटीज पॉजिटिवली इफेक्ट कर रही हैं, कुछ नेगेटिवली इफेक्ट कर रही हैं। तो इसमें हमने वो फैक्टर्स देखने हैं, ठीक है जी। जैसे ये पब्लिशर, बुक पब्लिशर, एनवायरनमेंट पे पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव, नेगेटिव दरख्त काट रहे हैं, ठीक है। और ये जो जूस सेल करने वाले हैं, ये जो फ्रूट सेल करने वाले हैं, पॉजिटिव। मिचल्स वाले जो है जैम जेली वगैरह सेल करते हैं, इनके अपने वो। तो हर बिजनेस का एनवायरनमेंट पे कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव इंपैक्ट, वो डिस्कस कर रहा है एनवायरमेंटल फैक्टर में। तो ये अंदाजा हो गया आपको कि ये किस तरीके से चलने जा रहा है। और जो केस स्टडी वाला है वो हमारा सिर्फ एक चैप्टर है। ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 6। ज्यादा अहम चूंकि केस स्टडी के ऊपर आई क्या फोकस करता है, हम चैप्टर 6 को फोकस करेंगे। इसीलिए मैंने पेस्टल एनालिसिस में पहले केस स्टडी का टॉपिक सिलेक्ट किया है, फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन वाला चलता रहेगा, ठीक है। ये किसी कोई एक चैप्टर हो सकता है 1 दिन में हो जाए, कोई एक चैप्टर 2 दिन में हो जाए। 7 से 8 लेक्चर में ये 5 चैप्टर्स होने हैं, ठीक है। तो आज हम स्टडी क्या करने जा रहे हैं? पेस्टल एनालिसिस की केस स्टडी को कैसे सॉल्व करना है, ये सुन लीजिए आप और इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। सजेस्टेड अप्रोच टू सॉल्व केस स्टडी, पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस की केस स्टडी कैसे सॉल्व करनी है, तसल्ली से समझ लीजिए। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ द केस। एग्जाम में जब केस स्टडी आएगी इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? You will be given a long case study, 2-3 पैराग्राफ होंगे, which will include various types of information about external environment of organization, जिसमें external factors होंगे। हाँ अगर कभी कभी उसने एक ही केस स्टडी में पेस्टल एनालिसिस और स्वॉट एनालिसिस दोनों पूछने हो ना, तो फिर एक्सटर्नल फैक्टर भी देगा, इंटरनल भी। आपने स्वॉट एनालिसिस करते हुए एक्सटर्नल इंटरनल दोनों को कंसीडर करना है। और पेस्टल के लिए
You will be required to perform Pastel analysis. What is Pastel analysis? आपको बता दिया. Pastel analysis is a framework used to identify and classify external macro environmental factors that have impact on organization. Pastel analysis क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने का नाम है और उन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई करने का नाम है. कौन से फैक्टर्स को आइडेंटिफाई क्लासिफाई करने का नाम है? एक्सटर्नल फैक्टर जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करेंगे, जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करेंगे. इसका मतलब है कॉलेज का पेस्टल एनालिसिस करेंगे, फैक्टर्स डिफरेंट होंगे. टेक्सटाइल कंपनी का पेस्टल एनालिसिस करेंगे, डिफरेंट होंगे. कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का पेस्टल एनालिसिस करेंगे, डिफरेंट. एयरलाइन इंडस्ट्री का पेस्टल एनालिसिस करेंगे, फैक्टर्स डिफरेंट होंगे. क्लियर? हमने जिस बिजनेस को उसने बोला होगा ना क्वेश्चन के अंदर कि आप ये शुरू में बोलता होता ना, ये आपका ये बिजनेस है, ये कर रहे हैं, ये बिजनेस है, ये कर रहे हैं. वे कहते हैं कल वो बात नहीं हो रही थी 5 फोर्सेस मॉडल की, तो हम इस नतीजे पे पहुंचे थे कि किस कंपनी के लिए एनालिसिस कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से फोर्स चेंज हो जाती है. ठीक है? कंपनी ए के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो हो सकता है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर हाई हो, कंपनी बी के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो हो सकता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर लो हो उसी फैक्टर में. तो इसीलिए पेस्टल एनालिसिस याद रखें, ये हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट, कुछ फैक्टर्स सेम होंगे, कुछ डिफरेंट होंगे. जैसे टैक्स रेट चेंज होता है, आपको पता है, वो तो नॉर्मली सारी कंपनीज के लिए होता है. वो हो सकता है हर कंपनी के लिए सेम, हर कंपनी के पेस्टल एनालिसिस में आ रहा हो, लेकिन कुछ फैक्टर्स डिफरेंट भी होते हैं. तो पेस्टल एनालिसिस में हमने देखना है किस ऑर्गेनाइजेशन का पेस्टल एनालिसिस कर रहे हैं. उस ऑर्गेनाइजेशन को सामने रखते हुए जो भी फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे होंगे केस स्टडी में, उन फैक्टर्स को पिक करेंगे, ड्रॉप करेंगे, पिक करेंगे, ड्रॉप करेंगे. पिक करेंगे कहां? क्वेश्चन से. ड्रॉप करेंगे कहां? अपने सॉल्यूशन में रेलेवेंट कैटेगरीज में. लेकिन सिर्फ पिक करके क्लासिफाई करने का नाम पेस्टल एनालिसिस नहीं है. पिक करना है, सही क्लास में फेंकना है और एक्सप्लेन करना है इस फैक्टर का इंपैक्ट पॉजिटिव है हमारे बिजनेस में कि नेगेटिव है. 3 काम क्या करने हैं पेस्टल एनालिसिस में, बताइए शाबाश. पहला काम केस स्टडी में से फैक्टर्स को पिक करना है. दूसरा काम सही क्लासिफिकेशन करनी है सॉल्यूशन में. तीसरा काम इंपैक्ट एक्सप्लेन करना है, पॉजिटिव नेगेटिव. एक्सप्लेन कर सके तो अच्छी बात है, टाइम कम हो तो सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव भी लिख दें, कुछ ना कुछ नंबर दे ही देगा. लेकिन एक्सप्लेन करना चाहे कर सकते हैं. तो बताइए टैक्स रेट डिक्रीज हुआ, पिक करते हैं फैक्टर पेस्टल एनालिसिस में. कहां क्लासिफाई करेंगे? इकोनॉमिक फैक्टर्स में. पॉजिटिव नेगेटिव हो गया पेस्टल एनालिसिस. एक्सप्लेन करें कैसे? टैक्स कम होगा, एक्सपेंसेस कम होंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा. शाबाश, बिल्कुल यही है पेस्टल एनालिसिस, यही है. एक्रोनिम स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल फैक्टर्स. अब बता रहा है, कह रहा है सजेस्टेड अप्रोच टू प्रेजेंट केस स्टडी क्या है, सुन ले. स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफाई द फैक्टर्स. कैसे? कह रहा है रीड द केस एंड अंडरलाइन एवरी इवेंट, कंडीशन, फैक्टर विच हैज इंपैक्ट ऑन बिजनेस वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है? जो भी हुआ है, जो भी फैक्टर्स केस स्टडी में डिस्कस कर रहे हैं उसको अंडरलाइन करते जाए. ये हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है. चाहे पॉजिटिव है वो भी अंडरलाइन करना, चाहे नेगेटिव है वो भी अंडरलाइन करना. आइडेंटिफाई कर लिया फैक्टर्स. दूसरे नंबर पे क्या करना है? क्लासिफाई करना है. क्लासिफाई मतलब ईच आइडेंटिफाइड फैक्टर शुड बी क्लासिफाइड इनटू करेक्ट कैटेगरी. करेक्ट कैटेगरी कौन सी? वह फैक्टर्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल फैक्टर्स. डिस्कस इंपैक्ट ऑफ फैक्टर ऑन बिजनेस. इंपैक्ट क्या? पॉजिटिव है. इसका मतलब है हर कैटेगरी में पॉजिटिव फैक्टर भी आ रहे होंगे, नेगेटिव फैक्टर भी आ रहे होंगे. पॉजिटिव भी आ रहे होंगे, नेगेटिव भी आ रहे होंगे. स्टेप फॉर प्रेजेंटेशन या फॉर्मेट. 2 फॉर्मेट है, दोनों ही इजाजत है आपको, दोनों ही इजाजत है, दोनों भी बिल्कुल ठीक है.
टेस्ट कैन बी सॉल्व्ड इधर इन पैराग्राफ फॉर्मेट या कॉलम फॉर्मेट। पैराग्राफ फॉर्मेट क्या है, ये हेडिंग दी पॉलिटिकल फैक्टर्स, नीचे इंटरेस्ट टैक्स जो भी है वो, और फिर एक्सप्लेन कर दिया, फिर दूसरा फैक्टर उसको एक्सप्लेन कर दिया, ये पैराग्राफ फॉर्म। और फिर कॉलम फॉर्मेट क्या है, टेबल फॉर्मेट क्या है, दरमियान में कॉलम लगा, लेफ्ट साइड पे फैक्टर बताया, राइट साइड पे एक्सप्लेन कर दिया पॉजिटिव के लिए। कह रहा है बोथ फॉर्मेट्स आर इक्वली एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जाती पसंद क्या है, कॉलम फॉर्मेट नहीं, जाती पसंद है, उनकी पसंद पैराग्राफ है, कोई तरह इक्वली करेक्ट, इक्वली करेक्ट, इक्वली करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अचानक आंख खुले ऐसा हो जाता है, परेशानी की बात नहीं। हाँ, तो आगे चलते हैं। अब वो एक्सप्लेन कर रहा है फॉर्मेट देखें, पहले पॉलिटिकल फैक्टर हेडिंग दे दी, लेफ्ट साइड ये फैक्टर आ गया एक्सप्लेनेशन। हाँ, ये गलती मैंने थोड़ी सी की, बिल्कुल दरमियान में लाइन लगा दी। अमूमी तौर पे फैक्टर जगह कम घेरता है, एक्सप्लेनेशन जगह थोड़ी सा, तो ये होना चाहिए 1/3 और ये 2/3, 50-50 की बजाय। बहरहाल इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। पॉलिटिकल फैक्टर लेफ्ट साइड में फैक्टर, आगे इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, फिर 1 2 3 जितने फैक्टर्स हैं। आहिस्ता आहिस्ता केस स्टडी करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि केस स्टडी में अमूमी तौर पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत कम, सबसे कम होते हैं, और इकोनॉमिक फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं। तो फिर उस लिहाज से आप जगह बना के अंदाजा हो जाएगा आपको कितनी जगह छोड़ दें। ये बात समझ आ गई? बस हो गई। क्या कह रहा है, व्हाइल आइडेंटिफाइंग फैक्टर्स यू विल पिक वर्ड्स फ्रॉम केस स्टडी एंड ड्रॉप टू योर सॉल्यूशन। याद रखें, केस स्टडी में जो अल्फाज यूज हुए हैं वो आप एज इट इज भी पिक करके यहाँ पे लिख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में आप अपने अल्फाज में करेंगे, ये अल्फाज जो केस स्टडी में यूज हुए ना, मेरी आदत है मैं उसको एज इट इज ही पिक करता हूँ ताकि पता चल जाए केस में ये इंफॉर्मेशन यूज की थी जिसको हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। यानी ये कौन से फैक्टर्स होंगे केस स्टडी में डिस्कस होंगे। क्लियर? ये जो स्टूडेंट्स कैफेड कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं, उनको लिंक करवा दो। जैसे वो रिस्क असेसमेंट और एक्सप्लेनेशन होता था ना, ये वैसा ही क्वेश्चन है। रिस्क आपको केस स्टडी में मिलता था, उसको इधर लिख दिया करते थे और आगे उसको एक्सप्लेन करते थे। फर्क सिर्फ ये है कि वहां पे सिर्फ नेगेटिव चीजों को डिस्कस करते थे ऑडिट में, रिस्क असेसमेंट में। यहाँ पे क्या करना है, पॉजिटिव, दोनों चीजों कंप्लीट एनालिसिस करना है बिजनेस का। जो चीज नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है उसको भी हमारी नजर में होना चाहिए, जो पॉजिटिवली इफेक्ट कर रही है उसको भी। अभी हम बिजनेसमैन हैं, अब हम ऑडिटर नहीं है, अब हम कौन है, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन की नजर पूरे बिजनेस पे है, जो गलत चीज है उस पर भी नजर है, जो सही चीज है, जो एम्प्लॉय गलत काम कर रहे हैं उन पे भी नजर है, जो सही काम कर रहे हैं उन पे भी। तो क्या कह रहा है कि हमने, हाँ, while identifying factor, pick word from case study and drop to your solution. There is no need to explain the factor in detail. In detail को अंडरलाइन करें, बहुत ज्यादा डिटेल जरूरी नहीं है। बल्कि कुछ तो मैंने ऐसे भी सोल्यूशन देखे हैं उसने एक्सप्लेनेशन दी ही नहीं, उसने कहा 4 नंबर दिए थे मैंने पेस्टल एनालिसिस को, अब 12 फैक्टर्स थे उनके, सिर्फ फैक्टर्स की क्लासिफिकेशन कर दो, 10-12 फैक्टर्स की बहुत है, एक्सप्लेनेशन क्या चाहिए। तो बात भी ठीक थी उसकी, लेकिन अगर 8-10 नंबर के साथ पेस्टल एनालिसिस पूछ ले, हाँ एक्सप्लेन करना बनता है, फिर बनता है। फिर 2 पेज भर दो, शाबाश, क्या अप्रोच है। 5 नंबर का क्वेश्चन है 1 पेज भर दो, 2 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन 2 पेज भर दो, 15 नंबर का क्वेश्चन है 3 पेज भर दो, क्या मार्केट, शाबाश, सारे मसले ही हल हो गए। ताजा बीकॉम के पेपर दिए है ना। फिर क्या कहता है, हेडिंग फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ पेस्टल एनालिसिस विल बी प्रेजेंटेड इवन इफ नो फैक्टर एग्जिस्ट फॉर ए सर्टेन एलिमेंट। क्वेश्चन के अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर का जिक्र ही नहीं है, लीगल फैक्टर का जिक्र भी नहीं है, खाना खाली नहीं छोड़ना, जगह फिर भी रखनी है उसके लिए। उसके नीचे बस इतना लिख दीजिएगा, क्या, नो रेलिवेंट फैक्टर एग्जिस्ट इन दिस कैटेगरी। ठीक है, यही बता रहा है। You will still present its heading and will write that no relevant factor exists। तो अब बताइए, पेस्टल एनालिसिस की केस स्टडी आपके सामने रखी जाए तो कर लेंगे?
जैसे स्वॉट एनालिसिस की केस स्टडी की थी वैसे ही पैसिव एनालिसिस की केस स्टडी कर लेंगे, पक्की बात है। अब आपको बताने लगा है फैक्टर्स की लिस्ट, ताकि आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, ये ना हो कि बिल्कुल ही हाँ कुछ जो ज्यादातर फैक्टर्स वो एक टिपिकल केस स्टडी में डिस्कस करता है उसकी लिस्ट बना के आपके सामने रख दी गई, ताकि कुछ ना कुछ, यानी यूं समझ लीजिए जब केस स्टडी पूछेगा 60% के करीब फैक्टर उम्मीद है इसी में से आएंगे, बाकी कुछ नए भी ऐड करते, नए लेके आएगा, हमारी लिस्ट बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे वो नए ऐड करता जाएगा हम भी अपनी लिस्ट में ऐड करते जाएंगे। कह रहा फॉलोइंग इज लिस्ट ऑफ फैक्टर्स रेलेवेंट टू ईच कैटेगरी। अच्छा लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, जहां कहीं क्लासिफिकेशन होती है, आपको मैंने क्या बताया हुआ है, 20% फैक्टर्स में क्या प्रॉब्लम होती है, जजमेंटल, कुछ जगहों पे जजमेंटल डिफरेंस आएगा, तो यहां पे भी जजमेंटल डिफरेंस खास तौर पे पॉलिटिकल और लीगल में। पहले इकट्ठे ही होते थे पॉलिटिकल, जब तक पेस्ट एनालिसिस था ना, पेस्ट, पॉलिटिकल और लीगल इकट्ठे ही होते थे। जब पेस्टल हो गया ना, क्योंकि एनवायरनमेंट के ऊपर भी फोकस होना शुरू हो गया लोगों का, उससे पहले जब पेस्ट एनालिसिस था तब नहीं पता था हमें कि दुनिया इतने खतरे में है, ठीक है, एनवायरनमेंट को हम इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब हमें थोड़ा एहसास हुआ तो हमने कहा पेस्ट एनालिसिस को पेस्टल एनालिसिस कर दो, एनवायरनमेंट को अलग किया, उन्होंने कहा लीगल को भी अलग कर दो। तो बाज़ औक़ात पॉलिटिकल लीगल में या किसी और कैटेगरी में क्लासिफिकेशन में आपको कंफ्यूजन अराइज होगी, इधर लिखूं इधर लिखूं, इधर लिखूं इधर लिखूं, वहां पे फिर अपनी जजमेंट अप्लाई करके लिख देना है। 20% फैक्टर जहां कहीं क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट होता है ना, पूरी दुनिया में असूल है, हर सब्जेक्ट में क्लासिफिकेशन, वहां पे कुछ फैक्टर्स में जजमेंट अप्लाई करना पड़ती है। Following is list of factors relevant to each category in pastoral analysis. It is expected that majority of factors in exam case study will be set from this list. Majority from this list. Majority से मुराद क्या है? More than 50%. Majority से मुराद more than 80% नहीं है। More than 50% भी आगे तो बड़ी बात है, एक ही लेक्चर में आपका आधी केस स्टडी तैयार होगी, और क्या चाहिए। बाकी प्रैक्टिस से आएंगे, वैसे कुछ पता नहीं, किस्मत अच्छी हुई तो सारे यार, अल्लाह करे भाई। डिपेंडिंग ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड सेम फैक्टर कैन बी पॉजिटिव और अपॉर्चुनिटी और कैन बी नेगेटिव। ये क्या बात हुई सेम है, हाँ डिपेंड करता है आप किस बिजनेस का एनालिसिस कर रहे हैं। बताइए कोविड ने बिजनेसेस के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट किया कि नेगेटिव? इट डिपेंड। टूरिज्म फारग, एयरलाइन फारग, रेस्टोरेंट होटल फारग, लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनीज, अब आईटी, अब ऑनलाइन, सैनिटाइजर दूर की बात है, मास्क वाले सर। तो ये डिपेंड करता है आप किस के पॉइंट ऑफ व्यू से, किस बिजनेस, इसलिए मैंने पहले आपको बोला था सबसे पहले आपने एनालिसिस करने से पहले यह सोच लेना है किस बिजनेस के लिए एनालिसिस कर रहे हैं, किस बिजनेस के लिए एनालिसिस कर रहे हैं। वही चीज हमारे पास हो तो हो सकता है हमारी स्ट्रेंथ हो, वही चीज दुश्मन के पास है, थर्ड चीज तो वही है, फैक्टर तो वही है, प्लेसमेंट फर्क है ना, तो इसीलिए पहले देख लेना कंपनी कौन सी है। टैक्स रेट की एग्जांपल दे रहा है, कह रहा है डिक्रीज इन टैक्स रेट हैज पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन बिजनेस बट, अच्छा, और फिर इसके बाद एक और एग्जांपल भी दे रहा है कि डिक्रीज इन टैक्स रेट इन बिजनेस के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट है, और अगर इंक्रीज हो नेगेटिव है, वही टैक्स रेट डिक्रीज हो जाएगा तो इंक्रीज हो जाएगा, तो है वही कोविड-19, किसी बिजनेस के लिए, किसी के लिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे। बिजनेस को देख लेना आपने। पॉलिटिकल फैक्टर, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट कौन सी होती है? यूएसए, कम्युनिस्ट रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया के साउथ कोरिया? नॉर्थ कोरिया, हाँ नॉर्थ। तो एक फर्क क्या होता है, कैपिटलिस्ट कंट्रीज ये कहती हैं कि बस पैसा कमाओ, जिसके पास ज्यादा
पैसे हैं, अच्छी बात है, वो मजीद पैसा कमाने के लिए अर्न करे, खुली छुट्टी दे दे, फ्रीडम, क्या इकोनॉमिक्स में उसको बोला करते थे, ओपन इकोनॉमी, क्या कहते थे, फ्री का, हाँ, लेस इज फेयर, वो इस तरह का नाम था, लेट अस फ्री, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। कम्युनिज्म कौन सी है, जिसमें वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ओन करे, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट नहीं किया जाता। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया जाता है। पाकिस्तान किस में आती है, अगर तो आपका बिजनेस ठप जा रहा है तो वो कैपिटलिस्ट कंट्री है पाकिस्तान, और अगर आपका बिजनेस अच्छा जा रहा है, कम्युनिज्म, रेगुलेशन आना शुरू हो जाते हैं। फिर वैसे ही कह रहा हूँ, मिक्स है, इन शॉर्ट बताना चाह रहा था, मिक्स इन बिटवीन। आगे चलते हैं, तो बताइए बिजनेस, आपके बिजनेस के लिए कौन सी अच्छी है, कैपिटलिस्ट, शाबाश, पॉजिटिव है, कम्युनिस्ट, गवर्नमेंट हुई तो नेगेटिव, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट और इंस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी किस बिजनेस के लिए नेगेटिव हो, ड्रग्स, क्राइम वगैरह, टैक्स सब्सिडीज, टैक्स या सब्सिडी पॉलिसीज, टैक्स डिक्रीज हुआ, पॉजिटिव, सब्सिडी डिक्रीज हुई, फॉरेन पॉलिसीज के दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करनी है कि नहीं करनी, अगर दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड ओपन है बिजनेस के लिए पॉजिटिव, क्या एक्सपोर्ट के मौके हैं, और अगर उस कंट्री में रिस्ट्रिक्शन है फॉरेन ट्रेड की, कुछ कंट्रीज, पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड नहीं ना कर सकते, आलू टमाटर कर सकते हैं, नमक, जिसमें फायदा हो उसमें कर सकते हैं, नमक में क्या है, जिसमें आवाम का फायदा हो, हैं, हाँ सही बात है, हाँ नहीं, हाँ जिसको आप समझ रहे हैं अवाम, वो अवाम नहीं है, अवाम की तारीफ में फर्क है। भाई ऐसे ना करे भाईजान, अभी रिकॉर्डिंग में मैं आ रहा हूँ, आप नहीं आ रहे। ट्रेड, टैरिफ एंड पॉलिसीज, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, भाई समझ जाए, सिंपल फैक्टर्स हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, बूमा, रिसेशन, इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, रिसेशन हो तो नेगेटिव, जनरली नेगेटिव, और अगर बूम हो तो जनरली पॉजिटिव। कंज्यूमर इनकम एंड स्पेंडिंग हाई है, जनरली पॉजिटिव। क्रेडिट एंड इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज, इंटरेस्ट रेट कम है, क्रेडिट फैसिलिटी ज्यादा है, लोग ज्यादा खरीदते हैं ना, जब इंटरेस्ट रेट कम हो, और अगर ज्यादा हो, जनरली बात कर रहा हूँ, भाईजान ने वो जो एग्जांपल दे दिया ना, उसके बाद मैं भी मुख्तात हो गया हूँ। हाँ, क्राइम वाली, इलीगल गन्स, ड्रग्स वाली एग्जांपल, उन बिजनेस पे पॉजिटिव होगा, अगर पॉलिटिकल अनरेस्ट होगा तो मैं कह रहे सर वो बिजनेस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा ना, तो इसलिए हम ज्यादातर की बात करेंगे। इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हुआ, मम्मी जनरली नेगेटिव है। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट स्टेबल होना चाहिए। लेबर कॉस्ट लो है, लेबर कॉस्ट हाई है। सोशल फैक्टर, साइज ऑफ पॉपुलेशन, ज्यादा पॉपुलेशन है, साइज ऑफ पॉपुलेशन अगर ज्यादा हो, कंपनी को पॉपुलेशन नहीं अपने कस्टमर नजर आ रहे होते हैं, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा होगी उतने ज्यादा कस्टमर ज्यादा होंगे। डेमोग्राफिक्स, एज, जेंडर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ये कंपनी इसको कंसीडर करती है भला, ये कंपनी लेवल। टाइप्स के लिहाज से, जैसे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है, उसके लिए तो ये एज डिस्ट्रीब्यूशन अहम है, क्योंकि उसको पता है कि जो यंगस्टर्स हैं वो स्मार्टफोन ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनके लिए भी अहम है, क्यों, उन्हें पता है जो हमारे कस्टमर है वो नॉर्मली एजेड ग्रुप के लोग, जो 60+ हैं, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है चलने में, जो भी हेल्थ रिलेटेड इक्विपमेंट बना रहे होते हैं, तो इसीलिए ये एज क्लासिफिकेशन भी अहम है। बर्थ रेट किसी कंट्री में ज्यादा है तो वहां पे जो कंपनीज बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स बनाती हैं, बेबी प्रोडक्ट्स, उनके लिए पैम्पर्स वगैरह बिल्कुल फेवरेबल है, पॉजिटिव है, तो कंपनीज के लिए ये भी रेलिवेंट है। लाइफस्टाइल ट्रेंड, लाइफस्टाइल क्या है लोगों का,
क्या हर वीकेंड पे साहिल समंदर जाके लोगों में सैरो तफरी करने का रिवाज है या नहीं है? मोबाइल चोरी हो जाता है। शुक्र करो कपड़े नहीं चोरी हो गए तुम्हारे। मोबाइल चोरी हो जाता है उधर, वो तो कहीं पे भी चोरी हो सकता है, तो उससे क्या ताल्लुक है? लाइफ नहर को साहिल समझ रहे थे तो, लाहौर की नहर को। एजुकेशन लेवल, लाइफस्टाइल ट्रेंड। अच्छा, एजुकेशन लेवल हाई एजुकेशन है उसमें ट्रेंड डिफरेंट होगा। आप देखिए वही कंपनी अपनी ऐड अगर यूएसए में चलाए, वो उस ऐड में मैसेज कुछ और होगा, स्टाइल कुछ और होगा। और वही कंपनी एडवर्टीजमेंट अगर किसी ऐसी कंट्री में करे जहाँ एजुकेशन लेवल लो है फॉर एग्जांपल, वहाँ पे उसका तरीकाकार कुछ डिफरेंट होगा। तो इन चीज़ों को किसी भी बिजनेस को अपनी मैन्युफैक्चरिंग में, अपनी एडवर्टीजमेंट वगैरह में कंसीडर करना होता है। रेलिवेंट फैक्टर है कल्चरल नॉर्म्स। कल्चरल नॉर्म्स क्या हैं? ठीक है, जैसे यूएसए में, पाकिस्तान में तो होता है फैमिली डील, ये यूएसए में फैमिली डील नहीं चलती, फैमिली नहीं होती है। वो इंडिविजुअल डील नहीं, सही बात बता रहा हूँ मैं, होती है ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं होती, लेकिन अमूमी तौर पे नहीं, वो मतलब नहीं है मेरा मतलब ये था कि लोग वहाँ पे अलग रहना पसंद करते हैं। तो वहाँ पे फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाएं तो अमूमी तौर पे इतने फैमिली डील्स नहीं होती या इतनी सक्सेसफुल नहीं होती जितना कि ये पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में, एशिया में होती है, एशियन कंट्रीज में। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, इनोवेशन इन प्रोडक्शन टेक्निक्स। प्रोडक्शन टेक्निक्स में इनोवेशन, जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं उसमें कि न्यू मशीनरी आ गई जिसकी वजह से कॉस्ट कम होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी, पॉजिटिव इम्पैक्ट। अगर आपने अडॉप्ट कर लिया और अगर आपने कंप्यूटर ने अडॉप्ट कर लिया आपके, वही नेगेटिव हो जाएगा। ऑटोमेशन, एक्सेस एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी का एक्सेस क्या है? एक केस स्टडी में उसने कहा कि आप ये जो राइड कंपनी जो है, राइड सर्विस ये स्टार्ट करना चाह रहे हैं ऐप के जरिए से। ये करने के लिए जैसे ये इन ड्राइव वगैरह है, इसके लिए जरूरी है कि ये उसी कंट्री में सक्सेसफुल होगी जहां पे लोगों में स्मार्टफोन यूज करने का ट्रेंड ज्यादा होगा, टेक्नोलॉजी आउट करने का, और वहां पे इंटरनेट फैसिलिटी जो है वो भी अच्छी होगी। वरना ये फैसिलिटी, ये ऐप या ये जो ऐप बेस्ड सर्विसेज हैं, ये नहीं चल सकती। तो क्या बिजनेस का चलना, ऑपरेशंस टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंडेंट होते हैं? बिल्कुल डिपेंडेंट होते हैं। साइबर सिक्योरिटी कैसी है? स्ट्रॉन्ग किसी जगह पे है, लॉ स्ट्रॉन्ग है, तो वहां पे जो टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस होगा, ई कॉमर्स बेस्ड बिजनेस होगा, पॉजिटिव इंपैक्ट होगा उनका। रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में कंपनी कर रही है कि नहीं? एनवायरमेंटल फैक्टर, इंपैक्ट ऑफ बिजनेस ऑन क्लाइमेट, कोयला इस्तेमाल कर रही है कंपनी, और कंपनी ने कहा जी व्हीकल्स जो है वो हम ऐसे बनाएंगे जो इलेक्ट्रिक बेस्ड होगी, दुबई से पाक इलेक्ट्रिक कार्स। पॉजिटिव जी, कंपनी के लिए नहीं, कंपनी की एक्टिविटीज का एनवायरनमेंट पे क्या इंपैक्ट है। क्योंकि अगर कंपनीज की एक्टिविटी का एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इंपैक्ट होगा तो ना सिर्फ ये एनवायरनमेंट के लिए नेगेटिव है, बल्कि जो सोशल इमेज है कंपनी का वो भी इफेक्ट होगा, रेपुटेशन रिस्क भी है। एनवायरमेंटल रेगुलेशन, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज यूज कर रही है कौन सी कंपनी? नेचुरल, रिन्यूएबल, सस्टेनेबल। ठीक है, सस्टेनेबल या रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करिए, अच्छी बात है, जो कि खत्म नहीं होंगे। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि खत्म हो जाएंगे, ठीक है, जैसे पेट्रोल वगैरह है, खत्म हो जाएगा, कितना को निकलेंगे जमीन में, एक ना एक दिन तो खत्म हो जाएंगे, आज नहीं 50 साल बाद, 50 साल नहीं 100 साल बाद। लेकिन सोलर एनर्जी जो है, अगर इस पर शिफ्ट हो जाते हैं हम, ये अगले कोई 150-200 साल तो रहेगी। भाई हम खत्म हो गए तो हमारे लिए तो सब कुछ खत्म हो गया ना फिर। सही है, सही बोला है। कम्युनिटी एक्सपेक्टेशंस, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस कंपनी फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही? कम्युनिटी एक्सपेक्टेशंस क्या है? वही कम्युनिटी एक्सपेक्ट करती है कि कंपनी जो हमारे काम कर रही है हमारे इर्द गिर्द, ये हमारे एनवायरमेंट को नेगेटिव इंपैक्ट ना हो इसकी एक्टिविटीज का। कार्बन इमिशन, वेस्ट डिस्पोजल, रिसाइकलिंग प्रोसीजर, ये सारे इफेक्टिव होने चाहिए तो हम कहेंगे अच्छी पॉजिटिव इंपैक्ट है। लेकिन अगर ये सारे नेगेटिव हुए, कार्बन ज्यादा इमिट हो रहा हुआ, वेस्ट को डिस्पोजल नहीं किया जा रहा, करीबी जो नहर दरिया गुजर रहा है उसमें सारा वेस्ट डाल रहे हैं,
नेगेटिव इंपैक्ट। लीगल फैक्टर्स, कौन कौन से लॉज कंपनीज पे एप्लीकेबल होते हैं? एम्प्लॉयमेंट लॉज, हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस, वर्कर्स के लिए अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है, सिक्योर एनवायरनमेंट, सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरमेंटल रेगुलेशंस के ऊपर अमल किया जा रहा है या नहीं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, बिजनेस के एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर अच्छे होंगे, इंटेंजिबल एसेट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, वहां पे बिजनेस ज्यादा कंफर्टेबल होता है, एंटरप्रेन्योर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। डाटा प्रोटेक्शन लॉज, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स को प्रोटेक्ट करना है। किसी मुल्क का लीगल सिस्टम जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, इन्वेस्टर भी उतना ही ज्यादा कंफर्टेबल होगा, उसमें इन्वेस्ट करेगा। यही वजह है कि पाकिस्तान में इतनी बेतहाशा इन्वेस्टमेंट हो रही है। आसान नहीं है ये काम। एग्जामिनेटिव क्या कह रहा है? देयर में बी जजमेंटल डिफरेंस ऑन क्लासिफिकेशन। कुछ जगह पे जजमेंटल, ये खुद कह दिया, ये आपने ना एक एक केस में रुक रुक के मुझसे आर्गुमेंट करना है 10-10 मिनट कि सर ये इधर नहीं, ये इधर आना है, ये इधर नहीं, इधर आना है, और मुझे ये भी पता है किसने करना है। इसीलिए पहले ही बता रहा हूं क्या कि कुछ फैक्टर्स जो हैं उनमें जजमेंटल डिफरेंस आएगा। जैसे टैक्स रेट, सम आर्गो इट इज पॉलिटिकल फैक्टर, कि गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है, लेकिन कुछ के ख्याल में इकोनॉमिक फैक्टर्स है, मेरे ख्याल में ये इकोनॉमिक फैक्टर, आप इसको पॉलिटिकल में भी क्लासीफाई कर देखो, प्रॉब्लम नहीं है, जहां पे जजमेंटल डिफरेंस है। और फिर पॉपुलेशन यूजिंग टेक्नोलॉजी, ये पॉपुलेशन टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, कुछ कहते हैं टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है, कुछ कहते हैं ये सोशल फैक्टर है क्योंकि पॉपुलेशन से रिलेट करता है, कुछ कहते हैं नहीं टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है क्योंकि मोबाइल इस्तेमाल तो मोबाइल हो रहा है, कुछ कह रहे हैं नहीं नहीं यंगस्टर्स मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, ये सोशल फैक्टर है। आप खुद बताएं, यंगस्टर्स मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, ये सोशल फैक्टर है। यंगस्टर्स के ऊपर फोकस करें तो सोशल फैक्टर है, डेमोग्राफिक पॉपुलेशन, और मोबाइल के ऊपर फोकस करें तो कुछ जगहों पे फर्क आएगा, लेकिन हर जगह पे नहीं आएगा। समझ लें सिर्फ 10 फैक्टर्स हैं तो 2 में डिफरेंस आएगा, ये 8 फैक्टर्स क्लियरली क्लासिफाई हो रहे होंगे। कुछ समझ आया? पेस्टल एनालिसिस क्या है, केस स्टडी कैसे सॉल्व करनी है, बताइए जरा कैसे सॉल्व करनी है? पढ़ के अंडरलाइन करना है, पिक करना है, क्लासिफाई करना है, मार्क्स ज्यादा हो तो एक्सप्लेन करना है, वरना सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव लिख दे कर। इससे आप इस काबिल हो जाएंगे। किस काबिल होंगे? पेस्टल एनालिसिस से, कि जितने भी फैक्टर्स आपके बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं एक जगह पे लिस्ट डाउन कर लेंगे। अगली बात वो नहीं बता रहा, अगली बात पेस्टल एनालिसिस के बाद पता है, पेस्टल एनालिसिस सिर्फ चीजों को आइडेंटिफाई करने का नाम है। इसके बाद अगली स्टेज होती है स्ट्रेटजी बनाना। स्ट्रेटजी बनाना, वो स्ट्रेटजी बनाना हम चैप्टर 7, 8, 9 में सीख लिया हमने, याद है कि क्या करना चाहिए डिफरेंट। भाई नेगेटिव चीजें आ गई आपके सामने, तो क्या सिर्फ इनको हम देख के लिस्ट डाउन करके खत्म, बात उधर ही खत्म कर देंगे? नहीं नहीं नहीं, पॉजिटिव को कैपिटलाइज कैसे करना है, नेगेटिव से अपने आप को बचाना कैसे है, अगला काम ये है। ये तो भी आधा काम हुआ है, लेकिन वो हम चैप्टर 7, 8, 9 में इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस, उसमें इस तरह की बातें थी। पेस्टल एनालिसिस कुछ क्लियर हुआ? चलिए फिर आपने असाइनमेंट जरूर करनी है, और ये बहुत ही अहम है। केस स्टडी तकरीबन कंफर्म है, कसम नहीं खा रहा मैं, लेकिन तकरीबन कंफर्म के केस स्टडी इस चैप्टर में से आएगी। पेस्टल एनालिसिस की अक्सर आती है, हाईली प्रोबेबल कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन टेस्ट होगा। तो आज की असाइनमेंट लाजमी करनी है। कल हम इसकी केस स्टडी को डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद परसों से हम थ्योरेटिकल चैप्टर 1 से, ठीक है, ये एक 2 लेक्चर्स के चैप्टर्स हैं, वो इतने मुश्किल नहीं है जी। हाँ जी, इसके साथ साथ हम फाइनेंस के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आज की असाइनमेंट में फाइनेंस का क्वेश्चन है नहीं है? चलें, ये असल में ज्यादा इसकी केस स्टडी ज्यादा है, मैं ये कर ले। जब चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे ना, उसमें साथ साथ फाइनेंस का चैप्टर होगा। कल की होम असाइनमेंट में आपके लिए फाइनेंस का क्वेश्चन भी शामिल होगा। क्लियर? चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।